नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हर एक इंसान से जुड़ी हुई है। आज इस दुनिया में भाई भाई का दुश्मन क्यों बन जाता है? धोखा करके भाई ही भाई की संपत्ति क्यों हड़प लेता है? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है। एक गांव के किनारे तालाब में कौवा और कवि रहते थे। कौवा और कवि दोनों तालाब के किनारे एक पेड़ पर बैठे हुए थे। तभी कवि ने कौवे से पूछा, मैं जंगल से उड़ते हुए तालाब की तरफ आ रही थी। तभी मैंने देखा भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। भाई भाई की संपत्ति हड़पने में लगा हुआ है। कोई भाई तो अपने ही भाई की पत्नी को छीनने में लगा हुआ है। एक भाई दूसरे भाई को धोखा देने में लगा हुआ है। हे स्वामी, जब मैंने यह नजारा देखा तो मेरा मन विचलित हो गया। इसलिए मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहती हूं। आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरा मन शांत कर दो। फिर कौवा ने कौवे से कहता है, हे प्रिय, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। फिर कवि रहती है, मेरा पहला प्रश्न है, भाई भाई का दुश्मन क्यों बन जाता है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, भाई का हिस्सा हड़पने वाले व्यक्ति को कौन सी सजा मिलनी है? फिर कौवा कौवे से कहता है, हे प्रिय, तुम्हारे दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो भी इंसान इन दोनों प्रश्नों के उत्तर से जो ज्ञान प्राप्त करेगा वह अपने जीवन में कभी भी अपने भाई का दुश्मन नहीं बनेगा। वह अपने भाई का हिस्सा कभी भी नहीं हड़पेगा और ना ही कभी अपने भाई की पत्नी पर गलत नजर रखेगा। कौवा कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देने से पहले तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अगर तुमने इस कहानी को ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर तुम्हें इस कहानी से मिल जाएगा और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। इस बात को सुनकर कवि कौवे को कहानी ध्यान से सुनने का वचन देती है। कहती है, कहानी को शुरू कीजिए, मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी। फिर कौवा कहानी शुरू करते हुए कहता है, एक नगर में एक राजा था। उसके नगर में एक बहुत ही सुंदर बाग था। उसे बाग में तरह तरह के पेड़ पौधे और बहुत ही मीठे फलों के पेड़ थे। उसके अलावा उसे बाग में एक आश्चर्यजनक चीज थी, एक सेब का पेड़ जिसमें सोने के सेब लगते थे। उस राजा ने उसे पेड़ के लिए खास देखभाल का इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन उस पेड़ की पहरेदारी करते थे ताकि कोई सोने का सेब चुरा नहीं ले। कौवा कहता है, हे प्रिय, एक दिन की बात है, जब बाघ के माली ने सोने के सेबों को गिना तो उसमें से एक सेब गायब था। माली तुरंत दौड़ता हुआ राजा के पास गया और राजा को सेब के पेड़ पर एक फल कम होने की खबर दी। राजा ने यह बात सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस पेड़ की देखभाल इतने अच्छे से होने के बाद भी उसमें से एक फल कैसे कम हो गया। राजा ने ऐलान किया, जिस व्यक्ति ने वह सेब चुराया है, अगर उस व्यक्ति को जो भी पकड़कर लाएगा उसे बहुत अच्छा इनाम दिया जाएगा। राजा के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा राजा से कहता है, पिताजी, मैं रात को बाग में पहरा दूंगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करूंगा। फिर राजा ने अपने बड़े बेटे को बाग में रात को पहरा देने का आदेश दिया और चोर को पकड़ने की इजाजत दी। वह रात में पहरा देने लगा, लेकिन बड़े राजकुमार को 2 घंटे बाद ही नींद आ गई और वह सो गया। कौवा कहता है, हे प्रिय, वह राजकुमार? सुबह उठकर उसने जैसे ही सेबों को गिना, वह देखकर चकित रह गया कि रात भर में एक और सेब गायब हो गया। फिर इसके बाद दूसरी रात को मझले राजकुमार ने पहरा देने का कार्य संभाला तो उसे भी कुछ देर बाद नींद आ गई और तीसरे दिन भी सेब चोरी हो गया। पेड़ से लगातार सेब चोरी होने से वह राजा बहुत चिंतित हो गया और दरबारियों के भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सोचते हुए सभी उदास बैठे थे। इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया और उसने कहा कि आज की रात पहरा में दूंगा और चोर को पकड़ लूंगा। प्रिय दर्शकों, राजा छोटे बेटे से खुश नहीं रहता था। वह छोटे राजकुमार को हमेशा मूर्ख समझता था। और फिर जब छोटा राजकुमार राजा से कहता है कि आज रात में पहरा दूंगा और चोर को पकड़ लाऊंगा, तो राजा उसे डांटते हुए कहता है, तुम क्या समझते हो, चोर को पकड़ना इतना आसान है। जब बड़े राजकुमार इस काम में असफल हो गए तो तुम कैसे ये काम कर पाओगे? तुम अपना काम करो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना और उसने राजा से प्रार्थना की, मुझे भी एक अवसर, एक मौका मिलना चाहिए। अंत में राजा राजी हो गया। कौवा कहता है,
हे पिए। फिर राजकुमार रात को पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा, आज चोर को पकड़कर ही रहेगा। वही जब आधी रात हुई, रात के 12 बजे का समय हुआ, तो राजकुमार ने देखा एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़कर आई और सेब के पेड़ पर आकर बैठ गई। फिर उसने देखते देखते एक सोने का सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। छोटा राजकुमार ये सब देख रहा था और देखते ही फौरन निशान साधा और तीर चला दिया। लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वह पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। राजकुमार का तीर उस चिड़िया के पंख पर लगा और एक सोने का पंख टूटकर जमीन पर गिर गया। कौवा कहता है, हे प्रिय। फिर अगले दिन सुबह छोटे राजकुमार ने राजा को सारी बात बताई और वह सोने का पंख राजा के सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और इतना कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। राजा ने कहा, अगर ये पंख इतना सुंदर है तो वह चिड़िया कितनी सुंदर होगी, मैं चाहता हूं कि उस चिड़िया को पकड़कर लाऊं। कौवा कहता है, हे प्रिय। फिर सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ और चलते चलते जंगल में पहुंच जाता है और वहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते देखा। फिर राजकुमार ने शिकार के लिए मौका दिखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ाया और तीर छोड़ने ही वाला था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने 2 सराय मिलेगी। एक सराय बहुत सजी होगी और दूसरी सराय बहुत गंदी दिखाई देगी। तुम एक काम करना, जो सराय सजी सजाई होगी तुम उसके अंदर मत जाना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कौवा कहता है, हे प्रिय। लोमड़ी की बात सुनकर बड़े राजकुमार को बहुत हंसी आ गई और उसने चिल्लाकर कहा, तू भाग जा, यहां से तेरी सलाह की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर बड़े राजकुमार ने लोमड़ी पर तीर छोड़ दिया। लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी, वह बचकर भाग गई। बड़ा राजकुमार आगे चला गया। शाम को जब एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क के किनारे सच में 2 सराय थीं। उसमें से एक सराय सजी धजी हुई थी और उसके अंदर से नाच गाने की आवाज आ रही थी और दूसरी सराय बहुत ही गंदी थी। ये सब देखकर राजकुमार चिड़िया की बात भूल गया और पहली वाली सराय जो सजी धजी हुई थी उसमें जाकर ठहर गया। जैसे ही राजकुमार अंदर गया और वहां की सुंदरता को देखकर अपना सारा काम, सोने की चिड़िया की खोज, सब भूल गया। जब काफी दिनों तक बड़ा राजकुमार वापस नहीं आया तो मंझले राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज के लिए निकला और वो भी चलते चलते जंगल में पहुंचा और उसी लोमड़ी को देखा। फिर लोमड़ी ने मंझले राजकुमार को भी वह सारी बात बताई जो बड़े राजकुमार को बताई थी, परंतु मंझले राजकुमार ने भी लोमड़ी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। कौवा कहता है, हे प्रिय राजकुमार भी चलते चलते वह भी उसी गांव में पहुंचा और वह भी सजी धजी सराय को देखकर मोहित हो गया और वहां का नाच गाना देखकर मंझला राजकुमार भी अपना सारा काम भूल गया कि वह वहां सोने की चिड़िया की खोज के लिए आया है। फिर थोड़ा टाइम बिता। अब छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि अब वह सोने की चिड़िया की खोज के लिए जाएगा, पर राजा ने उससे कहा, जब तुम्हारे दोनों बड़े भाई इस काम को नहीं कर पाए तो तुम कैसे कर पाओगे? तुम तो अभी अपने भाइयों से काफी छोटे हो। पर छोटा राजकुमार राजा से जिद करता है और राजा उसकी जिद के आगे हार मानता है। कौवा कहता है, हे प्रिय। राजा अपने छोटे बेटे की बात मानकर उसे सोने की चिड़िया की खोज के लिए जाने की इजाजत दे देता है। वो छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज के लिए निकल गया। वह भी चलते चलते जंगल पहुंच। उसे भी लोमड़ी मिली, पर उसने लोमड़ी की बात ध्यान से सुनी और लोमड़ी से कहा, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। राजकुमार ने लोमड़ी से कहा, अब तुम जाओ, मैं तुमको नहीं मारूंगा। राजकुमार की ये बात सुनकर लोमड़ी कहती है, तुम सबसे अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं बनाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया। मैं तुमसे बहुत खुश हूं और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। एक काम करो, आओ तुम मेरी पूंछ में बैठ जाओ। मैं तुम्हें उसे सराय तक पहुंचा देती हूं जिस सराय तक तुम्हें पहुंचना है, और वहां से तुम्हारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। वही देखते देखते लोमड़ी की पूंछ काफी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदान और पहाड़ों को पार कर कर उसे गांव में जा पहुंची और राजकुमार ने
लोमड़ी की बात मानकर छोटी सराय जो गंदी थी उसी में डेरा डाल दिया और वह सजी सराय से दूर रहा। कौवा कहता है, हे प्रिय। फिर दूसरे दिन उठकर जब वह आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर उसे वह लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। कि आगे तुम्हें क्या करना है? लोमड़ी ने कहा, तुम सीधे चलो। आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही पहरा देते होंगे। तुम सिपाही से डरना नहीं और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि उस समय वह सिपाही सो रहे होंगे। और तुम बेधड़क होकर किले में घुसते जाना और उनके कमरे पार करते हुए उस जगह पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मावली पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद होगी। वहां पर पहुंचकर तुम चिड़िया को पिंजड़े सहित ही उठाकर किले के बाहर ले आना। लेकिन एक बात का याद रखना, चिड़िया के पास ही एक बहुत सुंदर सोने का पिंजड़ा भी तुम्हें दिखाई देगा। तुम भूलकर भी सोने की चिड़िया को सोने के पिंजड़े में मत रखना। तुम उसमें रखने की कोशिश करोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। और फिर ऐसा कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को अपनी पूंछ में बैठा लिया और थोड़ी ही देर में इस किले के पास पहुंच गई। कौवा कहता है, हे प्रिय। अब राजकुमार ने देखा कि सब पहरेदार सो रहे थे। फिर छोटा राजकुमार बिना डरे किले में घुस गया और थोड़ी ही देर के बाद उस कमरे में पहुंच गया जहां पर सोने की चिड़िया एक पिंजड़े में बैठी थी। उस पिंजड़े के पास ही सोने के 3 सेब भी पड़े हुए थे। तीनों सोने के सेब को देखकर राजकुमार ने फौरन पहचान लिया कि ये सेब उसके पिता की बगिया के ही है। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उससे देखता ही रह गया और वह उस चिड़िया को उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नजर पास में रखे सोने के पिंजड़े पर पड़ी। वह पिंजड़ा बहुत ही सुंदर था और उसमें तरह तरह के हीरे जड़े हुए थे। और फिर उस सोने के पिंजड़े को देखकर छोटे राजकुमार के मन में लालच आ गया और उसने सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजड़ा ठीक समझा। और राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया कि उसने सोने के पिंजड़े को चुने के लिए मना किया था। लोमड़ी की बात को भूलकर उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजड़े से निकालकर सोने के पिंजड़े में बंद कर दिया। लेकिन नए पिंजड़े में आते ही सोने की चिड़िया जोर जोर से शोर मचाने लगी और राजकुमार पिंजड़े को उठाकर बाहर भी नहीं निकल पाया था, क्योंकि चिड़िया के शोर मचाने पर उसकी आवाज सुनकर सिपाही कमरे में पहुंच गए और उन्होंने छोटे राजकुमार को पकड़ लिया। कौवा कहता है, हे प्रिय। फिर राजकुमार को अपनी भूल का पता चला। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उससे क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाही उस छोटे राजकुमार को पकड़कर राजा के दरबार ले जाके पूछने पर राजकुमार ने सारी बात राजा को बता दी। फिर राजकुमार की सारी बात सुनकर राजा ने, तुम मेरे महल में चोरी करने आए थे, मैं तुमको माफ नहीं करूंगा और मैं तुमको फांसी की सजा दूंगा। पर अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुमको माफ कर दूंगा और सोने की चिड़िया भी दे दूंगा। राजकुमार बोला, आप बोलो महाराज, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। राजकुमार के पास अपनी जान बचाने का और कोई रास्ता नहीं था सिवा राजा की शर्त मानने के। फिर राजा कहता है कि तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा लाके दो तो मैं तुमको माफ कर दूंगा और सोने की चिड़िया भी दे दूंगा। फिर राजा जैसे ही किले की बाहर आता है तो बाहर देखता है कि लोमड़ी उसका बाहर इंतजार कर रही है। जब लोमड़ी राजकुमार से सोने की चिड़िया के बारे में पूछती है तो राजकुमार दबे शब्दों में लोमड़ी को सारी बात बताता है। लोमड़ी कहती हैं, खैर अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने जैसे कहा तुमने वैसे नहीं किया। अब तुम आगे का रास्ता अकेले की तय करोगे। फिर छोटा राजकुमार लोमड़ी से माफी मांगता है और कहता है, तुम्हारी मदद के बिना मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। इस पर लोमड़ी कहती है, ठीक है, मैंने तुमको माफ कर दिया। और फिर लोमड़ी राजकुमार को फिर से अपनी पूंछ में बैठने को कहती है और राजकुमार तुरंत लोमड़ी की पूंछ में बैठ जाता है और लोमड़ी हवा में उठ जाती है। कौवा कहता है, हे प्रिय। फिर लोमड़ी राजकुमार से कहती है कि आगे जाकर तुमको फिर एक किला मिलेगा। इस किले की घुड़साल में तुम्हें एक सोने का घोड़ा बांधा मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना। लेकिन एक बात याद रखना, वही घोड़े के पास में ही पर कसने के लिए 2 जीन रखी है। उसमें से एक तो बहुत पुरानी चमड़े की जीन और दूसरी सोने की जीन होगी। तुम सोने की जीन को छूना भी मत और उस घोड़े पर पुरानी जीन को कसकर सवार हो जाना और उसे दौड़ते हुए किले के बाहर आ जाना। वही लोमड़ी की बात सुनकर छोटे राजकुमार ने वादा किया कि मैं वैसे ही करूंगा
और फिर लोमड़ी ने उस छोटे राजकुमार को अपनी पूंछ में बैठाया और थोड़ी ही देर में किले के पास पहुंचा दिया। किले के पास पहुंचाते ही लोमड़ी ने राजकुमार को उतार दिया और फिर वहां से चली गई। फिर राजकुमार जल्दी से किले में घुस गया और अंदर जाकर उसने देखा वहां के सभी नौकर चाकर सो रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद ही वह किले की घुड़साल में घुस गया। राजकुमार ने पास जाकर देखा तो घोड़ा सच में सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने पहले कभी नहीं देखा था। राजकुमार आगे बढ़ा और सोने के घोड़े को खुल लिया, और जब वह बाहर निकलने लगा तो उसने देखा कि कोने में सोने की जीन पड़ी है और वह जीन बहुत ही सुंदर थी। उस जीन में हीरे मोती जड़े थे। राजकुमार ने सोचा, ये पुरानी फटी हुई जीन इतने सुंदर घोड़े पर कसना सही नहीं है। फिर राजकुमार ने सोने की जीन उठा ली और सोने की जीन को घोड़े पर कसने लगा। फिर जैसी ही घोड़े के ऊपर वो सोने की जीन को कसता है, घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा और किले के नौकर चाकर जग जाते हैं। वहीं थोड़ी ही देर में राजकुमार को पकड़ लिया जाता है। कौवा कहता है, हे प्रिय। राजकुमार की सारी बात सुनकर राजा कहता है, तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है। मैं तुम्हें फांसी की सजा दूंगा। अगर तुम फांसी की सजा से बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। राजकुमार कहता है, महाराज बताओ, मैं आपका हर कार्य करने के लिए तैयार हूं। फिर राजा कहता है, यहां से कुछ दूरी पर एक महल है, उसमें एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस राजकुमारी को मेरे पास लेकर के आओ। यदि तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हें इनाम में यह सोने का घोड़ा दे दूंगा। कौवा कहता है, हे प्रिय। बेचारा राजकुमार फिर एक बार नई परेशानी में फंस गया। उसे मजबूर होकर राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के महल की खोज में निकल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे वह लोमड़ी फिर मिली। पता नहीं उस लोमड़ी को सारी बातें कैसे मालूम हो गई थीं, और वह कहती है, देखा तुमने, इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी बात मान जाते तो एक नई परेशानी में नहीं पड़ते। खैर, मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद फिर करूंगी। चलो, तुमको सोने के महल के पास लेके चलती हूं। तुम महल के बाहर ही कहीं छुपे रहना जब तक महल में से शाम के समय राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आए। फिर तुम आगे बढ़कर राजकुमारी का हाथ पकड़ लेना और डरना नहीं। जैसे ही तुम राजकुमारी को छुओगे, वह तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी। एक बात याद रखना, तुम उससे वहां से सीधे अपने साथ ले आना। दोबारा महल मत जाने देना। वह राजकुमारी कहेगी, मैं अभी अपने माता पिता से मिलकर आती हूं करके, पर तुम उसकी बातों में मत आना, वरना फिर नई मुसीबत में पड़ जाओगे। कौवा कहता है, हे प्रिय। फिर ऐसा कहते हुए फिर से उस छोटे राजकुमार को अपनी पूंछ में बैठा लिया, और देखते ही देखते हवा में उड़ते हुए थोड़ी ही देर बाद वो लोमड़ी महल के पास जा पहुंची। वहीं महल के पास पहुंचकर राजकुमार एक पेड़ के पीछे छुप गया और शाम का इंतजार करने लगा। जब शाम के समय राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए महल से बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत कर राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई और बोली, राजकुमार, तुम मुझे जहां भी ले चलोगे, मैं वहां तुम्हारे साथ चलूंगी, पर मुझे थोड़ी देर के लिए महल जाने दो। मैं अपने माता पिता से एक बार मिल लूं। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को याद किया और राजकुमार ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं करना। और राजकुमारी रोने लगी। वह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। इतनी सुंदर राजकुमारी का रोना राजकुमार से देखा नहीं गया और उसका मन पिघल गया, और छोटा राजकुमार अंत में राजी हो गया और बोला, जाओ, थोड़ी देर के लिए मिल आओ, पर फिर तुरंत बाहर आ जाना। कौवा कहता है, हे प्रिय। पर राजकुमारी ने जैसे ही किले में पैर रखा और पहरेदार जाग गए और उन्होंने तुरंत राजकुमार को पकड़ लिया। वही राजकुमार अब बहुत पछताया, पर अब क्या हो सकता था। वही सिपाहियों ने राजकुमार को राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत उदास था। राजा ने फौरन राजकुमार को फांसी पर चढ़ा देने का आदेश दिया। फांसी का आदेश सुनकर राजकुमार बहुत रोया, गिर गया। इस पर राजा ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा, मैं अपना आदेश वापस तो नहीं ले सकता, पर अगर तुम मेरा एक काम करो तो तुम्हारी जान बच सकती है। फिर राजकुमार ने कहा, ठीक है, आप जो भी कहोगे मैं करूंगा, मैं आपका काम करूंगा। फिर राजा ने कहा, हमारे किले के ठीक सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिससे हमारे किले की सुंदरता छुपती है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खुदकर साफ कर दो
तो मैं तुमको माफ कर दूंगा और राजकुमारी का विवाह भी तुम्हारे साथ कर दूंगा। वही राजकुमार किले के बाहर आकर पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ एक छोटी सी कुदाली थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतना बड़ा पहाड़ वह 8 दिन में कैसे खुद सकेगा। फिर भी राजकुमार अपनी जान बचाने के लिए उस पहाड़ को खुदने लगा और धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिन लगातार खोदने के बाद भी पहाड़ का एक कोना नहीं। खुद पाया कौवा कहता है, हे प्रिय। अब राजकुमार थक कर बैठ गया और उसे अपने ऊपर बहुत क्रोध आने लगा। वह बार बार सोच रहा था कि अगर मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो मुझे इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। लोमड़ी ने मुझे हर बार सही सलाह दी, पर मैंने हर बार उसकी सलाह नहीं मानी और हर बार नई नई परेशानियों में फंसता रहा। कौवा कहता है, हे प्रिय। राजकुमार नीचे मुंह करके उदास बैठा था कि अचानक उसको अपने पैरों के पास लोमड़ी की पूंछ हिलती दिखाई दी। फिर उसने देखा वह सचमुच लोमड़ी ही थी और लोमड़ी ने मुस्कुराते कहा, क्यों, क्या हाल है? इस बार तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मैं 7 दिन से तुम्हें इस पहाड़ को खुदते हुए देख रही हूं। फिर मुझे तुम पर दया आ गई। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए चली आई। जाओ, तुम बहुत थक गए हो। जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। मैं तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। और इस बार राजकुमार ने तय कर लिया था कि जैसा लोमड़ी कहेगी वह वैसा ही करेगा और चुपचाप उठकर वो राजकुमार सोने के लिए चला गया। वहीं थोड़ी ही देर में राजकुमार को नींद आ गई और जब वह सुबह सोकर उठा तो उसे अपनी आंख पर विश्वास नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां कहीं पर भी पहाड़ का नामो निशान नहीं था। और छोटा राजकुमार तुरंत राजा के पास पहुंचा और राजा ने अपने वादे के अनुसार राजकुमारी का विवाह राजकुमार से करा दिए। और वह राजकुमारी को लेकर किले के बाहर आ गया और थोड़ी आगे जाने के बाद उससे वह लोमड़ी मिली। लोमड़ी कहती हैं, राजकुमार और राजकुमारी को बहुत बहुत बधाई हो। फिर लोमड़ी कहती है, राजकुमार, अब सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी तुमको प्राप्त करनी होगी, क्योंकि तुम ही उनके सही हकदार हो। फिर राजकुमार कहता है, मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? मैं तो खुद इस राजकुमारी को उस राजा के पास ले जा रहा हूं जिसने राजकुमारी के बदले मेरी जान बख्शी थी। फिर लोमड़ी कहने लगी, नहीं राजकुमार, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि अब इस राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है और अब ये सिर्फ तुम्हारी है। और अगर तुम मेरे कहने के अनुसार काम करोगे तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया दोनों मिलेगी। तुम सबसे पहले इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा जब राजकुमारी को देखेगा तो वह बहुत खुश होगा और सोने का घोड़ा तुमको दे देगा। फिर तुम घोड़े पर सवार हो जाना और सबसे विदा लेना और राजकुमारी से तुम बाद में विदा लेना। और जैसे ही तुम राजकुमारी से विदा लो तो तुरंत राजकुमारी पकड़कर घोड़े पर बैठा लेना और घोड़े को दौड़ा देना। सोने का घोड़ा इतनी तेज भागता है कि उसका कोई पीछा नहीं कर सकता। नहीं, चाहे कोई घोड़ा कितना भी तेज भागता हो, पर वह सोने के घोड़े से तेज नहीं भाग पाएगा। कौवा कहता है, हे प्रिय। राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने कहा। वह राजा के सामने राजकुमारी को लेकर पहुंचा। राजा राजकुमारी को देखकर बहुत खुश हुआ और घोड़ा उसे दे दिया। राजकुमार ने सभी से विदा ली। उसे लास्ट में राजकुमारी से विदा लेते हुए राजकुमारी का हाथ पकड़कर खींचकर घोड़े पर बैठा दिया और घोड़ा दौड़ा दिया और बाहर निकल गया। और दूर निकलकर वहीं एक पेड़ के नीचे लोमड़ी इंतजार कर रही थी और उसे देखकर लोमड़ी बोली, शाबाश राजकुमार, अब तुम सोने के चिड़िया भी प्राप्त कर लो। जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास पहुंचोगे तो वह इस घोड़े को देखकर के बहुत खुश होगा। फिर तुम उससे कहना कि पहले सोने के चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दे दो, फिर मैं ये घोड़ा तुमको दूंगा। जैसे ही राजा तुम्हारे हाथ में पिंजड़ा देगा तो तुम पिंजड़ा उसके हाथ से लेकर के घोड़ा दौड़ा देना। बस ऐसे चिड़िया तुमको मिल जाएगी और तुमको कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। कौवा कहता है, हे प्रिय। इस बार भी राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने बताया था और वह राजकुमारी के साथ ही घोड़े पे बैठा रहा। और राजा ने जैसे ही पिंजड़ा हाथ में दिया उसने घोड़ा दौड़ा दिया और सोने का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। वही कुछ दूर चलने पर लोमड़ी फिर उसे मिल गई। राजकुमार ने उससे कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की। तुम्हारी वजह से ही मुझे सोने की चिड़िया और सोने का घोड़ा ही नहीं बल्कि इतनी सुंदर राजकुमारी भी मिल गई। बताओ
मैं तुमको क्या इनाम दो? मैं तुमको कुछ न कुछ देना चाहता हूं। फिर राजकुमार की बात सुनकर वह लोमड़ी कहने लगी, अगर तुम मुझसे खुश हो तो मेरा एक काम कर दो। तुम मुझ पर एक तीर चलाकर मुझे मार दो। इस टाइम तुम यही सबसे बड़ा काम मेरे लिए कर सकते हो। फिर लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा, भला ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की है और मैं इसके बदले में मार दो? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। फिर तो ऐसा सुनकर वह लोमड़ी बहुत दुखी हुई। बोली, अगर तुम मेरा यह काम नहीं कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें दो बातें तुम्हारी भलाई के लिए बता रही हूं। तुम हमेशा याद रखना। पहली तो यह है कि कभी भी किसी भी कुएं की दीवार पर मत बैठना, और दूसरी बात यह है कि कभी भी ऐसे लोगों के लिए धन खर्च मत करना जिनको फांसी मिलने वाली हो। कौवा कहता है, हे प्रिय। लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार बोला, तुम भी अजीब हो। भला मैं कभी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और ऐसे आदमी पर धन क्यों खर्च करूंगा जिनको फांसी दी जाने वाली हो? लेकिन लोमड़ी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अलविदा कहकर वहां से चली गई। कौवा कहता है, हे प्रिय। लोमड़ी के जाने के बाद राजकुमार घोड़ा आगे दौड़ाता है तो राजकुमारी उनके साथ बैठी हुई थी और सोने की चिड़िया का पिंजरा उसके हाथ में था, और कुछ ही देर में वह उस गांव में जा पहुंचा जहां वो दो सराय थे। गांव के लोग और खास तौर पे बच्चे उसको देखने के लिए बाहर निकलकर सोने के घोड़े पर इतनी सुंदर राजकुमार के साथ बैठी राजकुमारी को देख करके सभी चकित थे। इतने में राजकुमार ने देखा कि गांव के बगीचे में एक जगह बहुत से लोग जमा हुए हैं और वहां बहुत शोर हो रहा है। फिर राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया कि वहां पर दो आदमियों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। फिर राजकुमार उन आदमियों से मिलने के लिए उस ओर चल दिया और वहां पहुंचकर उसने देखा कि वह दो आदमी जिनको फांसी मिलने वाली थी वह और कोई नहीं बल्कि उनके सगे भाई थे, जो सजी सजाई सराय में पहुंच गए थे और अपनी सुध बुद्ध खो बैठे थे। वही तरह तरह के बुरे काम करते थे और जुआ खेलते थे और जुए में बहुत सारा धन हार चुके थे। उन्होंने लोगों से बहुत सारा धन उधार ले लिया था और इन्हीं सब बातों से चीढ़कर गांव वालों उन दोनों राजकुमारों को फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे। कौवा कहता है, हे प्रिय भाई। आखिरकार भाई होता है छोटा। राजकुमार ऐसा कैसे होने देता? उसने अपने बड़े भाइयों को बचाने के लिए वहां के लोगों से कहा, मुझसे रुपया ले लो और तुम इस दोनों लोगों को छोड़ दो। और फिर उसके बहुत विनती करने पर वहां के लोग राजी हो गए और उन्होंने उन दोनों आदमियों को रिहा कर दिया। राजकुमार अपने भाइयों को छुड़ाकर अपने महल की ओर चल दिया। आगे कुछ दूर चलने पर जंगल में एक कुआं दिखाई दिया। फिर राजकुमार कुछ सोचकर राजकुमारी से कहता है, हम कुछ देर के लिए कुएं के पास ही आराम करेंगे और यहां पर ठंडा पानी पीने के बाद आगे की ओर चलिए। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी मान गई। उधर राजकुमार लोमड़ी की दोनों बातें भूल चुका था, जो कि विदा होते टाइम लोमड़ी ने कहा था कि कभी भी घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर मत बैठना और कभी भी उन लोगों की मदद मत करना जिनको फांसी होने वाली हो। वही जिसे कि छोटा राजकुमार राजकुमारी के साथ कुएं के किनारे पे बैठा तो उसके दोनों बड़े भाई वहां आ गए और जलने लगे कि इसको तो इतनी सुंदर राजकुमारी मिल गई और इतना सारा धन भी प्राप्त हो गया और पिताजी भी इसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करेंगे और घर में इसकी इज्जत बढ़ जाएगी। कल तक पिताजी इसे मूर्ख समझते थे, आज वही इसकी प्रशंसा करेंगे। इसलिए दोनों भाइयों की सलाह करके मौका देखकर अपने छोटे भाई को कुएं में धकेल दिया और उसके बाद सोने का घोड़ा लेकर घोड़े पर राजकुमारी को बैठाकर सोने की चिड़िया वाला पिंजड़ा हाथ में लेकर वहां से चल दिए। और फिर धन और राजकुमारी के लालच में आकर दोनों भाइयों ने अपने छोटे भाई को मौत के मुंह में धकेल दिया। और फिर कुछ देर में दोनों राजकुमार अपने नगर में लौट आए और आने के बाद राजा से कहा, हम सोने की चिड़िया को पकड़ लाए हैं। इस चिड़िया ने हमारे बाग से सोने के सेब चुराए थे। हम ये सोने का घोड़ा और ये राजकुमारी भी लाए हैं। ये सब सुनकर राजा बहुत ज्यादा खुश हुए। सारे लोग खुशी बनाने लगे। वही राजकुमारी खुश नहीं थी, वह रो रही थी। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। वही घोड़े ने भी खाना बंद कर दिया और चिड़िया ने भी दाना पानी बंद कर दिया। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो राजकुमारी खुश हुई, ना ही सोने का घोड़ा और ना ही चिड़िया ने दाना खाना शुरू किया। कौवा कहता है, हे प्रिय, उधर वो छोटा राजकुमार कुएं में गिर गया था, पर वह मरा नहीं था।
कुआं बहुत गहरा था और उसमें पानी बहुत कम था। राजकुमार को लोमड़ी की बात याद आई तो वह बहुत पछताने लगा और सोचने लगा, अगर मैंने लोमड़ी का कहा माना होता तो घोड़े से उतरकर कुएं के किनारे नहीं बैठता और मैंने अपने लालची भाइयों की मदद नहीं की होती तो आज मैं इस परेशानी में नहीं होता। कौवा कहता है, हे प्रिय। जैसे ही राजकुमार ने पुनः लोमड़ी को याद किया, लोमड़ी वैसे ही कुएं पे आ जाती है और कहती है, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ना ही किसी ऐसे आदमी की मदद करना जिसको फांसी दी जा रही हो, लेकिन तुम नहीं माने। खैर चलो, मैं अब आखिरी बार तुम्हारी मदद कर रही हूं। तुम मेरी पूंछ पकड़ के कुएं से बाहर निकाल आओ। और ऐसा कहकर लोमड़ी ने अपनी पूंछ कुएं में लटका दी। देखते ही देखते पूंछ इतनी लंबी हो गई कि कुएं के आखिरी छोर तक पहुंच गई। फिर राजकुमार पूंछ पकड़कर कुएं से बाहर निकल आया। फिर लोमड़ी ने उससे कहा, अपने घर जाओ, पर थोड़ा होशियार रहना। तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन है, वह निश्चय ही तुम्हें मार देंगे। कौवा कहता है, हे प्रिय। राजकुमार अपने नगर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक भिखारी मिला और उसने अपने सुंदर वस्त्र भिखारी को दान में दे दिए और उसके फटे पुराने कपड़े पहन लिए। इस प्रकार भेष बदलकर वह अपने किले में पहुंच गया और उसके वहां पहुंचने पर वहां एक आश्चर्यजनक बात हुई। सोने का घोड़ा खुशी से नाचने लगा और दाना खाने लगा और सोने की चिड़िया भी अपने पिंजड़े में खुशी से फुदकने लगी और गाना गाने लगी। राजकुमारी ने भी अपने आंसू पूछ लिए और वह भी खुश दिखाई देने लगी। इतना होने पर भी राजा के समझ में कुछ नहीं आया। फिर उसने राजकुमारी से इस खुशी का कारण पूछा तो राजकुमारी बोली, मैं तो पहले ही तुम्हें सारी कहानी बता चुकी हूं कि आपके बड़े और मझले राजकुमार ने आपके छोटे राजकुमार के साथ धोखा किया है और इन्होंने आपके साथ भी धोखा किया है। लेकिन अब आपका छोटा राजकुमार यहां पहुंच चुका है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। उसी के साथ मेरी शादी हुई है और मैं उसी के साथ खुश रह सकती हूं। फिर राजकुमारी ने मेले कुचले कपड़े पहने एक व्यक्ति की तरफ इशारा किया और बोली, महाराज, वह देखो, आपका बेटा छोटा राजकुमार खड़ा है। कौवा कहता है, हे प्रिय। राजा ने भी अपने छोटे राजकुमार को पहचान लिया और उसे राजा ने अपने छोटे बेटे के बारे में अपने विचार बदल दिए। राजा सोचने लगा, मेरा छोटा बेटा मूर्ख नहीं बल्कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। अब तो वह उसे बहुत ही होशियार और समझदार मानने लगा और अपने छोटे बेटे को सबसे अधिक प्यार करने लगा। और फिर राजा ने छोटे राजकुमार को अपनी राजगद्दी में बैठाने का विचार करने लगा। राजा ने कहा, भाई को कभी भी भाई की पत्नी को हड़पना नहीं चाहिए और ना ही कभी भाई का हिस्सा हड़पना चाहिए, ना ही लालच में आकर भाई को मौत के घाट उतारना चाहिए। जो भी भाई अपने भाई के साथ ऐसा करता है उसे दंडित अवश्य करना चाहिए। राजा कहता है, बड़े और मझले राजकुमार ने अपने भाई को ही धोखा नहीं दिया बल्कि राजा को भी धोखा दिया है। इसलिए राजा अपने बड़े राजकुमारों से बहुत नाराज होता है और फिर उसने दोनों राजकुमार को सजा देने का ऐलान किया और अपने राज्य से हमेशा के लिए निकलवा दिया। और राजा कहने लगा, जो भाई अपने भाई की ही पत्नी छीनता है, भाई के साथ धोखा करता है। जो भाई के धन को हड़पता है, जो भाई के साथ गलत व्यवहार करता है, जो भाई अपने भाई से चिढ़ता है, उसकी निंदा करता है, उसे एक दिन अपने घर से दूर ही होना पड़ता है। कौवा कहता है, हे प्रिय, जब राजा ने अपने दोनों बड़े राजकुमारों को अपने राज्य से निकलवा दिया, फिर उसके बाद बड़ी ही धूमधाम से राजकुमारी से अपने छोटे बेटे के साथ विवाह करता है। फिर राजकुमार राजकुमारी के साथ खुशी से रहने लगता है। वह छोटा राजकुमार उस लोमड़ी को नहीं भुला था जिसकी सहायता से वह आज यहां तक पहुंचा था। और एक दिन समय निकालकर वह जंगल में उसकी खोज में निकला। बहुत ढूंढने के बाद एक पेड़ के खोखले भाग में उस लोमड़ी को शांत बैठा देखा। लोमड़ी बहुत उदास थी और पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। राजकुमार को देखते ही लोमड़ी उसे पहचान लेती है और कहती, आओ राजकुमार, आज इधर कैसे आना हुआ? तो राजकुमार ने कहा, मैं आज तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया हूं। चलो मेरे साथ मेरे बाग में आराम से रहना, वहां तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। यहां जंगल में तो तुम्हें खाने पीने की तकलीफ होती होगी, आज जंगली जानवर और शिकारी का डर भी होता होगा। लोमड़ी ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं यहां ठीक हो, और भला अब तुम्हें मेरे दुख से क्या लेना देना? तुम्हारा काम निकल गया, अब तुम राजकुमारी के साथ अपने महल में सुखपूर्वक रहो।
कौवा कहता है, हे प्रिय। लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार बोला, नहीं, तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं तुमको इनाम देना चाहता हूं और अपने साथ ही रखना चाहता हूं। राजकुमारी भी बहुत खुश होगी, वह भी तुमसे मिलना चाहती है। तो लोमड़ी ने कहा, अगर तुम मुझे सचमुच इनाम देना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो, मैंने तुमसे पहले भी कहा, तुम तीर चला के मुझे मार दो, इसी से मेरा लाभ होगा। असल में मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूं। एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर रखा है। मैं लोमड़ी नहीं हूं, मुझे उसके जादू के प्रभाव से लोमड़ी के रूप में रहना पड़ता है। मैं तो इस देश का राजकुमार हूं। कहा कि जिस राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है वह असल में राजकुमारी मेरी छोटी बहन है, जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है। अगर तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगे तो मैं इस जादू के प्रभाव से अलग हो जाऊंगा और अपने राज्य लौटकर जा सकूंगा। छोटा राजकुमार इस बात को सुनकर एकदम आश्चर्य रह गया। फिर उसने अपने धनुष में तीर चढ़ाया और फौरन लोमड़ी के ऊपर छोड़ दिया। तीर लगते ही लोमड़ी मर गई और उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार निकला। दोनों राजकुमार आपस में गले मिले और फिर वापस अपने शहर लौट गए। राजकुमारी अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हुई और अंत में कौवा कहता है, हे प्रिया, तुम्हारा पहला प्रश्न था, भाई भाई का दुश्मन क्यों बन जाता है? तो समझ लो, धन के लोभ में आकर इंसान भाई जैसे सच्चे रिश्ते भी भूल जाता है और ज्यादा पैसे के लालच में आकर भाई भाई की हत्या कर देता है। लेकिन जो भाई अपने भाई के साथ ऐसा करता है, एक दिन उसके साथ बहुत गलत होता है। अंत में कौवा कहता है, हे प्रिय, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, भाई का हिस्सा हड़पने वाले को कौन सी सजा मिलती है? भाई का हिस्सा हड़पने वाले को अपने राज्य से और अपने घर से निकाल दिया जाता है। दोस्तों, हमेशा याद रखना, भाई भाई का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है और उस रिश्ते को हमेशा बनाए रखना चाहिए। वैसे भी बड़ा भाई पिता समान होता है, इसलिए कभी भी किसी भी कीमत पे अपने भाई को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कोई ऐसा नहीं जो जीवन भर आपके साथ रहे।